नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट न्यूज रूम से आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। आज हम देश की दोनों बड़ी पार्टियों की वर्किंग स्टाइल की व्याख्या करेंगे। हम आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी की लीडरशिप में आखिर क्या फर्क है। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों कांग्रेस पार्टी के कामकाज करने के तरीके पर, उसकी सोच पर, नई सोच कह लीजिए, पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और ये सवाल कोई और नहीं, अपनी ही पार्टी के नेता खड़ा कर रहे हैं। तो क्या फर्क आ गया है? जहां नेहरू और इंदिरा के सेक्युलरिज्म में और सोनिया और राहुल के सेक्युलरिज्म में आखिर क्या फर्क है? मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है। To tarnish the image of the Congress in order to please somebody else who may be his future, boss. पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। क्या राहुल के सेक्युलर ज्ञान से भटक गई कांग्रेस? एक विचारधारा, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हिंदुस्तान में हर जात, हर धर्म की विचारधारा। क्या आज कांग्रेस में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है? ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। चुनावी मौसम में कांग्रेस के अंदर हिंदू मुसलमान, আমরা তোমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলাম, উদ্দেশ্য হলো এটাই কোনো ঝড়ঝাপটা এলে তুমি ট্যাকেল করবে, আমাদের পক্ষ থেকে লোকসভাকে চিল্লাবে। क्या मोदी विरोध में विचारधारा से भटक गई कांग्रेस? कांग्रेस के अंदर सेकुलर वर्सेस कम्युनल की जंग। कांग्रेस के धर्म पर बड़ी फाइट, कौन है राइट? ये गठबंधन ही नहीं, ये ठगबंधन है। और बंगाल में इसी प्रकार का एक ठगबंधन। तो कौन है राइट, ये लड़ाई है। अब कांग्रेस पार्टी में आज ये हालत है, ये नौबत है कि पार्टी के ही वरिष्ठ नेता नाखुश हैं, अपनी ही पार्टी को आज नसीहत दे रहे हैं। और वो इसलिए क्योंकि मुस्लिम धर्म गुरु अब्बास सिद्दीकी के साथ कांग्रेस पार्टी ने जब से हाथ मिलाया है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आप सोचिए, अधीर रंजन चौधरी जो एक तरह से पश्चिम बंगाल के बड़े नेता के तौर पर है, लोकसभा में नेता विपक्ष है वो, और आनंद शर्मा पूर्व केंद्रीय मंत्री यूपीए सरकार के, बड़े बड़े कांग्रेस के नेता, ये आपस में ही भिड़े हुए हैं। बंगाल की इन तस्वीरों से सियासी तूफान आ गया। बंगाल में दो तरफा लड़ाई के त्रिकोणीय में बदलने की भविष्यवाणी होने लगी। लेकिन चुनाव से पहले आगे की रणनीति पर मंथन और चिंतन से पहले कांग्रेस को हिंदू और मुस्लिम के चश्मे से देखा जाने लगा। कांग्रेस के अंदर सेक्युलरिज्म पर घरेलू झगड़े शुरू हो गए। आज कांग्रेस के अंदर पार्टी के प्लेटफॉर्म से दूर सार्वजनिक मंच पर सीनियर लीडर्स के बीच तू मैं हो रही है। कांग्रेस अपने अनुशासन, अपने सिद्धांतों और अपने मूल विचारों से पहचानी जाती है। लेकिन आज कांग्रेस के अंदर ना कोई अनुशासन दिख रहा है और ना ही पार्टी के सिद्धांतों पर चलने वाले नेता। इस पूरे विवाद को आप यूं समझिए, कांग्रेस के क्लासरूम से सियासत का गहरा सीखने वाले नेता एक दूसरे की समझ और सबक पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर आनंद शर्मा ने कांग्रेस के धर्म पर सवाल उठाए, कांग्रेस की सोच से सीखे ज्ञान पर, बंगाल में आए सबके साथ कांग्रेस के तालमेल पर प्रश्न चिन्ह लगाया। तो कांग्रेस की क्लास से निकले दूसरे सियासी स्टूडेंट ने पाठ पढ़ाया, कांग्रेस की मूल विचारधारा की व्याख्या की और इस व्याख्या में कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर को विरोधी दल का एजेंडा बता दिया। यानी सियासी सोच का क्लासरूम एक, सियासी टीचर एक, लेकिन उसी क्लासरूम से निकले दो सियासी स्टूडेंट आज अपनी ही पार्टी की शिक्षा, दीक्षा और गांधी और नेहरू से विरासत में मिली सोच पर झगड़ा कर रहे हैं।
कि हम गांधी को माने भी और जमीनी हकीकत को नकार दें। हम महात्मा गांधी की तस्वीर लगाएं और अपने अंदर हिम्मत ना हो सच बोलने की। कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? आज एक बार फिर हम देख रहे हैं वो हालात कि भारत को कांग्रेस की जरूरत है। ये हालत इसलिए भी बने हैं कि पिछले एक दशक में कांग्रेस कमजोर हुई है। सूबे की अध्यक्षता करते हैं, इसलिए हम बिना इजाजत अकेले अलग से अपने मनमानी से कोई काम नहीं करते। ये मनगढ़ंत सवाल के मनगढ़ंत जवाब तो मैं नहीं दे सकता। देश की ग्रैंड ओल्ड पार्टी के अंदर मची फाइट की इनसाइड स्टोरी बताएं। उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने इस सियासी मौके को कैसे लपका और कैसे परिभाषित किया, सुनिए। ये जो अलायंस का खेल कांग्रेस पार्टी कर रही है, आज कांग्रेस पार्टी के अंदर भी उसको लेकर एक सुगबुगाहट है। और आज तमाम टेलीविजन चैनल अगर कुछ दिखा रहे हैं और पूरे हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी में कुछ हो रहा है, तो वो कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस, कांग्रेस के अंदर ही लड़ाई हो रही है। Their own party people have asked, is this Mahatma Gandhi's secularism? जिस वक्त कांग्रेस को पूरी ताकत के साथ 5 राज्यों में होने वाले चुनाव के लिए एक साथ खड़े होना था, ठीक उसी वक्त पार्टी के बड़े नेताओं के मनभेद और मतभेद से पार्टी की किरकिरी हो रही है। मैंने संगठन के हित में बात कही है, क्योंकि कांग्रेस एक राष्ट्रीय संगठन है, धर्मनिरपेक्ष और प्रगतिशील संगठन है, जिसकी समावेशी सोच है। उसको उसी परिप्रेक्ष्य में लिया जाना चाहिए। आखिर इसके पीछे क्या है, हम आपको सरल भाषा में समझाते हैं। कांग्रेस की सोच और फिलॉसफी पर अब तक तुष्टीकरण का आरोप बीजेपी लगाती थी, लेकिन अब वैसी आवाज कांग्रेस के भीतर से आ रही है। कांग्रेस के विचार के मूल में धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत रहा है, लेकिन गठबंधन नीति की वजह से पार्टी के सेकुलर ताने बाने पर कम्युनल सोच वाली पार्टियों के साथ खड़े होने से कांग्रेस पर सवाल उठ रहे हैं। बंगाल में चुनाव है और चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी की पार्टी इंडियन सेकुलर फ्रंट के साथ गठबंधन का हिस्सा है। वही मुस्लिम धर्मगुरु अब्बास सिद्दीकी जो शरिया कानून की वकालत करते हैं, जो महिलाओं के अधिकारों का विरोध करते हैं, जो मुस्लिमों की राजनीति करते हैं, ठीक ऐसी ही कांग्रेस ने असम में बदरुद्दीन अजमल की पार्टी AIUDF के साथ गठबंधन किया है, जिसकी पार्टी के ऊपर टेरर फंडिंग को लेकर NIA की जांच चल रही है, जिनकी पार्टी पर घुसपैठियों को बसाने के आरोप है। वहीं केरल में कांग्रेस उस मुस्लिम लीग के साथ है जिस पार्टी के ऊपर कम्युनल एजेंडे और कट्टरता के आरोप है। इन राज्यों में तो चुनाव है। वहीं महाराष्ट्र में कांग्रेस उस शिवसेना के साथ गठबंधन की सरकार चला रही है जिसे कम्युनल पार्टी मानती थी। क्या अब कांग्रेस भी सियासी फायदे के लिए अपने विचारों और सिद्धांतों से समझौता करने को तैयार है? क्या कांग्रेस भी अब अपने विचारों को लेकर सिलेक्टिव हो गई है, जैसा आनंद शर्मा ने ट्वीट पर लिखा? ISF और ऐसे अन्य दलों के साथ कांग्रेस का गठबंधन पार्टी की मूल विचारधारा गांधीवाद और नेहरूवादी धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, जो कांग्रेस पार्टी की आत्मा है। इन मुद्दों को कांग्रेस कार्य समिति पर चर्चा होनी चाहिए थी। सांप्रदायिकता के खिलाफ लड़ाई में कांग्रेस चयनात्मक नहीं हो सकती। हमें हर सांप्रदायिकता के हर रूप से लड़ना है। पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की उपस्थिति और समर्थन शर्मनाक है। उन्हें अपना पक्ष स्पष्ट करना चाहिए। अगर कांग्रेस की गठबंधन पॉलिसी की नई शर्तों को देखें तो कुछ बड़ी बातें सामने। शर्त नंबर 1, बंगाल, असम और केरल में चुनाव जीतना। शर्त नंबर 2, बीजेपी को हराने के लिए सबसे दोस्ती। शर्त नंबर 3, नरेंद्र मोदी की जीत को हर कीमत पर रोकना। शर्त नंबर 4, अल्पसंख्यक वोट बैंक की गारंटी है जरूरी। शर्त नंबर 5, परंपरागत सोच से हटकर नए नए प्रयोग। अगर ऐसा नहीं है तो सोचिए, कांग्रेस पार्टी कभी इंडियन सेकुलर फ्रंट के चीफ अब्बास सिद्दीकी के साथ बंगाल में जाने की सोचती भी कैसे? आप अब्बास सिद्दीकी की राजनीतिक सोच समझने के लिए उन्हें सुनिए।
আমরা তোমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছিলাম, উদ্দেশ্য হলো এটাই কোনো ঝড়ঝাপটা এলে তুমি ট্যাকেল করবে, আমাদের পক্ষ থেকে লোকসভাকে চিল্লাবে। আর তুমি কি করছিলে? ফিলিং করছিলে? বিহায়া निर्लज्जा। सुना आपने, यही है बंगाल के फायर ब्रांड नए लीडर जो टीएमसी को हराने के लिए कांग्रेस के साथ आए। ये उस कांग्रेस लेफ्ट गठबंधन के साथ लड़ने आए हैं जिसके नेता राहुल गांधी अपनी पार्टी की सोच की व्याख्या यूं करते हैं। हमारी सोच, कांग्रेस पार्टी की सोच हमें कहती है, हमें समझाती है कि ये देश सबका है, हर धर्म का है, हर जात का है, हर व्यक्ति का है। पार्टी के अंदर आवाज उठी तो बीजेपी भी एक्टिव हो गई। कांग्रेस का अब साफ कहना है कि अब्बास के साथ गठबंधन लेफ्ट ने किया है, ना तो कांग्रेस ने सीट दी है और ना ही गठबंधन किया है। लेकिन अब इन बातों का क्या, क्योंकि जिस मंच पर अब्बास खड़े थे उसी मंच पर कांग्रेस के नेता भी थे। मौसमी सिंह के साथ इंद्रजीत कुंडू, कोलकाता, आज तक। दरअसल कांग्रेस पार्टी और ये इंडियन सेक्युलर फ्रंट के गठजोड़ के फेविकॉल के पीछे 30% मुस्लिम वोट बैंक है। जी हां, ऐसा लगता है कांग्रेस पार्टी को कि इस गठजोड़ के जरिए वो अपनी जो पूरी इस बार की स्ट्रैटेजी है, रणनीति है बंगाल में, उसको आगे ले जाएंगे, वोट बैंक की पॉलिटिक्स करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं, वो भी अपनी पिच पर बैटिंग कर रहे हैं वहां पहुंचकर, लव जिहाद से लेकर दुर्गा पूजा। सैंतीस मिनट के चुनावी भाषण में बीजेपी के फायर ब्रांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंगाल में चुनाव की संपूर्ण लाइन समझा दी। इसे यूं समझिए कि मालदा की धरती से योगी ने ममता को क्लियर मैसेज आज दे दिया। हम आपके सामने योगी की चुनावी रैली का विश्लेषण करें, उससे पहले कुछ शब्दों से पूरी सियासत को समझिए। मालदा से योगी आदित्यनाथ ने बता दिया कि चुनाव जय श्री राम पर लड़ेंगे। पश्चिम बंगाल की जनता को लव जिहाद के बारे में बताएंगे। दुर्गा पूजा पर रोक लगाने वाली सरकार के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। हिंसा की राजनीति से बंगाल को मुक्त करवाएंगे। रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठियों को बंगाल से निकालेंगे। बांग्लादेश से आए दलित हिंदुओं को सीएए से नागरिकता दिलाएंगे। गो तस्करी करने वाले तस्करों के पाप का हिसाब करेंगे। यानी योगी ने आज बंगाल की धरती से ममता और जनता दोनों को अपनी नीति और नियत के बारे में बता दिया। पिछली बार मालदा में योगी की रैली को इजाजत नहीं मिली थी, लेकिन इस बार मालदा पहुंचते ही योगी ने अपने अंदाज में बैटिंग शुरू कर दी। ममता बनर्जी पर सीधा और बड़ा हमला किया। भाइयों बहनों, बंगाल में आज जय श्री राम के नारे लगाने को भी प्रतिबंधित करने का कार्य किया जाता है और हमले करवाए जाते हैं। लेकिन मैं बंगाल की सरकार से कहना चाहता हूं, मैं ममता दीदी जी से अनुरोध करना चाहता हूं, एक सरकार कभी उत्तर प्रदेश में थी जो अयोध्या में राम भक्तों पर गोली चलाती थी। उस सरकार का हर्ष आपने देखा है क्या हो गया है, और अब बारी बंगाल में टीएमसी की सरकार की है। बंगाल में 30% मुस्लिम वोटर हैं, जबकि 70% हिंदू वोटर हैं। लेकिन जिस मालदा में योगी आदित्यनाथ को बीजेपी ने भेजा, उसी मालदा में वोटरों का गणित समझिए। मालदा में 51% आबादी मुस्लिमों की है, जबकि हिंदुओं की आबादी सिर्फ 48% है। ऐसे में योगी ने दुर्गा पूजा और मुहर्रम के त्योहार पर अलग अलग नीति को लेकर ममता बनर्जी सरकार को घेरा। इस बंगाल ने आदि शक्ति मां भगवती दुर्गा के अनुष्ठान का श्री गणेश करके पूरे देश के अंदर शक्ति का एक नया संचार किया था। आज उस बंगाल के अंदर दुर्गा पूजा पे प्रतिबंध लगाया जाता है। ईद में जबरदस्ती गौ हत्याएं प्रारंभ कराई जाती हैं और साथ साथ यहां पर तस्करी और गौ तस्करी के माध्यम से यहां की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का कार्य किया जाता है। यहां की सरकार मौन बनी रहती है। भारत माता की, भारत माता की।
मालदा में योगी के एक एक शब्दों के बड़े सियासी मायने हैं, क्योंकि यहाँ बीजेपी बड़ा सियासी प्रयोग कर रही है। ऐसा क्यों? कुछ पॉइंट में समझिए। नंबर 1, 51% मुस्लिम मतदाता। नंबर 2, बिहार झारखंड से सटा हुआ। नंबर 3, बांग्लादेश से घुसपैठ बड़ा मुद्दा। नंबर 4, लव जिहाद से ध्रुवीकरण। नंबर 5, हिंदू वोटरों को एकजुट करने की कोशिश। मित्रों, बंगाल के अंदर छल छद्म और धोखे से यहां पर लव जिहाद की घटनाओं को भी अंजाम दिया जा रहा है। हम लोगों ने यूपी के अंदर कानून बना दिया, लेकिन बंगाल के अंदर क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति है, न वह गौ तस्करी को यहां की सरकार रोक पा रही है और न ही लव जिहाद की उन घातक गतिविधियों को जिसका दुष्परिणाम आने वाले समय में बड़ा खतरनाक होने जा रहा है, वह यहां की सरकार इसको रोकने में पूरी तरह विफल है। भारतीय जनता पार्टी इलाकों के हिसाब से अपने स्टार प्रचारक नेताओं को भेज रही है। मालदा में बीजेपी का प्लान सटीक बैठा तो उलटफेर हो सकता है। 2016 के विधानसभा चुनाव में मालदा में टीएमसी का सूपड़ा साफ हो गया था। मालदा में 12 विधानसभाओं में से 8 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, जबकि सीपीएम को 2, बीजेपी और निर्दलीय को 1-1 सीट मिली थी। बंगाल की धरती को हम अराजकता की धरती नहीं बनने देंगे। आप निश्चिंत रहिए, भारतीय जनता केवल अब ये 1 महीने का मात्र समय है। 1 महीने के अंदर एक परिवर्तन जमीन पर उतरता हुआ दिखाई देगा। ये आपका एक जमावड़ा इस बात को प्रदर्शित करता है। तब टीएमसी के नाम पर जो लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, आप देखते होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर जो लोग पहले गुंडागर्दी करते थे, आज वे लोग अपने गलियों में अपने गले में तख्ती बांध करके चलते हैं कि रहम कर दो। 2019 में मालदा नॉर्थ लोकसभा सीट जीतने के बाद से बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। मालदा में योगी आदित्यनाथ की चुनावी रैली से बीजेपी को बड़ी उम्मीदें हैं। लोकसभा चुनाव में भी योगी की बंगाल में रैलियां हुई थी और इस बार भी योगी फुल एक्शन में हैं। यूपी में चुनाव से पहले बंगाल में अपनी पार्टी का बेड़ा पार लगाने के लिए मेहनत कर रहे हैं। अनुपम मिश्र, मालदा, आज तक। तो मालदा में पश्चिम बंगाल में पूरी ताकत झोंकते हुए योगी आदित्यनाथ ऐसी ही मेहनत ताबड़तोड़ कर रही हैं प्रियंका वाड्रा गांधी। जी हां, असम में चाय बागान में काम करती हुई दिखी, मजदूरों से मिली, लेकिन क्या उनकी मेहनत, उनका ये जो लोगों के साथ संपर्क है, वो बीजेपी को बेदखल करेगा असम से? प्रियंका गांधी के इस अंदाज की आज पूरे देश में चर्चा हो रही है। टोकरी लेकर बागान में चाय की पत्तियां खुद तोड़ी और चाय बागानों में काम करने वालों से बात की। असम में कांग्रेस को जिताने के लिए प्रियंका गांधी प्रचार कर रही हैं। मंगलवार को असम के तेजपुर में प्रियंका गांधी वाड्रा की बड़ी जनसभा हुई। जनसभा से पहले प्रियंका गांधी ने चाय बागान मजदूरों से मुलाकात की। ऑयल फील्ड्स बेच डाली, इनके हम दो हमारे दो का नारा है और इस नारे में जोया या खौम का नारा डूब रहा है। जितने भी बड़े बड़े उद्योग हैं, ऑयल फील्ड्स हैं, सब इनके बड़े उद्योगपतियों के मित्रों को बेच डाल रहे हैं। असम चुनाव कांग्रेस के लिए अहम है। 5 पार्टियों का महागठबंधन कांग्रेस की अगुवाई में बना है। आप असम की सियासी गणित समझिए। 126 सीटों पर 3 चरणों में चुनाव होगा। 27 मार्च, 1 और 4 अप्रैल को वोटिंग। अभी बीजेपी के सर्बानंद सोनोवाल सीएम हैं। कांग्रेस 122 सीटों पर लड़ी थी, लेकिन 26 जीती थी। कल कामाख्या देवी गई, क्या आशीर्वाद मांगा आपने असम के लिए वहाँ पे? असम की खुशहाली के लिए, यहाँ की जनता की खुशहाली के लिए, उनकी खुशियों के लिए। आज आप असम में आज चाय बागान में जो कर्मचारी थे उनसे मिलके आए। प्रधानमंत्री ये भाई वो कह रहे थे कि जो चाय असम की वो खतरे में, क्या आपको लगा आज वहाँ पे जब बात की आपने? किसी एक जने के ट्वीट करने से असम की चाय खतरे में नहीं होगी। असम के अस्तित्व पर जो वार भाजपा और आरएसएस ने किया है, उसके अस्तित्व पर खतरा वही है। जी समझ रहे हैं आप? कल आपने
तो प्रियंका वाड्रा गांधी का असम में चुनावी प्रचार आप देख रहे थे, लेकिन अब बात गुजरात की होगी और गुजरात में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस थे उसमें बीजेपी का किस तरह की परफॉर्मेंस रही है वो हम आपको अब दिखाने वाले हैं। गुजरात निकाय चुनाव में जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। उन्होंने लिखा है, गुजरात के नगर पालिका, तालुका पंचायत और जिला पंचायत चुनाव के नतीजों ने अपना संदेश स्पष्ट कर दिया है। पूरा प्रदेश विकास, सुशासन, जन कल्याण के एजेंडे के साथ मजबूती से खड़ा है। मैं भाजपा के प्रति अटूट विश्वास, असीम स्नेह के लिए गुजरात की जनता को नमन करता हूँ। गुजरात के सभी भाई बहनों की प्रगति और राज्य की उन्नति के लिए काम करती रहेगी भारतीय जनता पार्टी। ये तमाम बातें प्रधानमंत्री ने कही हैं। लेकिन हम जिला पंचायत के साथ आपको जल्दी से जो आंकड़े सामने आए हैं वो दिखा देते हैं। आपको दिखाते हैं कैसे लोकल बॉडी इलेक्शन में तहसील में जो कुल सीटें हैं, हम जिला पंचायत के साथ दरअसल शुरुआत कर रहे हैं। आपको सबसे पहले जिला पंचायत की दिखाते हैं। जिला पंचायत 31 जिसमें कुल सीटें 980 है। बीजेपी ने 785 सीटों पर जीत हासिल की है, 785। दूसरे नंबर पर रहने वाली कांग्रेस पार्टी 167 सीटें जैसा कि आप देख रहे हैं। और इसी के साथ अगला जो हम आपको दिखा रहे हैं वो है नगर पालिका चुनाव के नतीजे, वो आखिर क्या है। 2720 कुल सीटें हैं 81 नगर पालिकाओं में और बीजेपी ने 2063 जैसा कि आप देख रहे हैं 2063 सीटें जीती हैं। कांग्रेस पार्टी 385, फासला देखिए पहले और दूसरे नंबर में। और इसके बाद आम आदमी पार्टी ने भी 9 सीटें यहां पर नगर पालिका में जीती। और अब तहसील के जो आंकड़े वो हम आपको दिखा रहे हैं। 231 तहसीलों में जो कुल सीटें हैं 4774, उनमें से 3322 सीटों पर बीजेपी की जीत हुई है। कांग्रेस पार्टी की देख रहे हैं आप 1243 पर, और वहीं आम आदमी पार्टी ने भी 31 सीटों पर दर्ज यहां की है। तो आपने देखा किस तरह से ये पूरा जो तस्वीर है वो दिखाता है कि बीजेपी ने जबरदस्त जीत वहां पर हासिल की है। इस बीच आपको बता दें, गुजरात निकाय चुनाव में AIMIM की जीत से एंट्री हो गई है, यानी बिहार और इसके बाद आप देख रहे हैं गुजरात में निकाय चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारे थे उसमें से 7 उम्मीदवार जीत गए हैं। भरूच में AIMIM ने 1 सीट जीती है। मोडासा में AIMIM के 9 उम्मीदवारों की जीत हुई है। मोडासा में AIMIM के 9 उम्मीदवारों की जीत हुई है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में एक बार फिर दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां अपराधियों ने एक पिता को दिन दहाड़े गोलियों से भून डाला और उसका कसूर सिर्फ ये था कि अपनी बेटी के लिए यौन उत्पीड़न के खिलाफ न्याय की लड़ाई में वो उस जंग को लड़ रहा था। अब बेटी चीख चीख कर न्याय की मांग कर रही है। सुनो सरकार, एक बेटी की गुहार। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गाँव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। बेटी के कंधे पर यहाँ एक पिता की अर्थी ही नहीं जा रही है। इस अर्थी के साथ उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का जनाजा भी निकल रहा है। उत्तर प्रदेश में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं, अपराधी किस तरह बेखौफ हैं और उनके सामने कानून कितना लाचार। इसकी जीती जागती मिसाल है इस घर से निकली ये अर्थी। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गाँव के लोग थे? हाथरस में एक बार फिर कानून के हाथ छोटे पड़ गए। अपराधियों ने एक पिता को सिर्फ इस नाते गोलियों से भून डाला क्योंकि वो अपनी बेटी के लिए इंसाफ की लड़ाई लड़ रहा था। सुनिए इस बेटी की दर्द भरी चीखों। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो। गाँव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। इस बेटी की इन चीखों को सुनकर आसमान का कलेजा फट जाए, पहाड़ भी दरक जाए और धरती भी एक बार की सिहर जाए। इन चीखों को सुनकर भला कौन ऐसा पत्थर दिल होगा जिसका कलेजा दहल नहीं जाएगा। सुनिए हाकिम साहब, सुनिए सरकार, ये बेटी लगा रही है इंसाफ की गुहार। इंसाफ दे दो, प्लीज मुझे इंसाफ दे दो।
गांव के लोग थे? पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। हाथरस की इस बेटी के साथ 2.5 साल पहले छेड़छाड़ की घटना हुई थी। लड़की किसी तरह गुंडे के चंगुल से छूटी थी। उसके बाद से उसके पिता ही सहारा थे। पिता के दम पर ही वो अपने वजूद की लड़ाई में अडिग खड़ी थी। लाख दबाव के बावजूद उसने छेड़छाड़ का मुकदमा वापस नहीं लिया था, लेकिन अपराधियों ने इस लड़की से पिता का साया ही छीन लिया। हाथरस की इस बेटी की इन चीखों से शासन प्रशासन की नींद खुल गई। गांव में आला अधिकारियों समेत पुलिस फोर्स का जमावड़ा हो गया। सब लकीर पीटने में लग गए। बंगाल में चुनाव प्रचार पर निकले यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने भी अपराधियों पर एनएसए लगाने की हिदायत दे दी। लेकिन सवाल ये है कि क्या हाथरस की इस बेटी को मिलेगा इंसाफ? राजेश सिंघल के साथ अरविंद ओझा, हाथरस, आज तक। और हाथरस की वो बेटी जो न्याय की ये लड़ाई लड़ रही है, वो खुद इस वक्त आज तक पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। बहुत मुश्किल वक्त आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपकी मां के लिए, लेकिन मेरा यही सवाल होगा, क्योंकि आपकी पूरी कहानी हमने अपने दर्शकों को सुना दी, हमने बताया है क्या कुछ हुआ है आपके साथ, क्या है आपकी गुहार, न्याय की जो ये लड़ाई आप लड़ रही है, इंसाफ की आपकी मांग, सीधा बोलिए, पूरा देश सुन रहा है। मैं बस यही कहूंगी, अगर आज मुझे न्याय नहीं मिला, अगर आज उसकी मौत नहीं हुई, तो कोई भी बेटी अपने लिए स्टैंड नहीं लेगी, कोई भी बेटी स्टैंड नहीं लेगी अपने लिए। वो हमेशा डरती रहेगी। प्लीज मुझे न्याय दिलवाओ। जैसे उसने मेरे पापा को मारा है, मेरे पापा को उसने गोलियों से छीलनी किया है, वैसे ही मुझे वो चाहिए, मुझे उसकी मौत चाहिए, बस मुझे उसकी मौत चाहिए। प्लीज मेरी बस यही रिक्वेस्ट है, प्लीज मेरी यही रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझे न्याय दो प्लीज। मेरे पापा को बहुत बुरी तरीके से मारा है, उसने बहुत बेरहमी से मारा है। और किसी बेटी को ये ना झेलना पड़े, आपको अपनी आंखों के सामने सब कुछ देखना पड़ा। मेरी आंखों के सामने सब कुछ हुआ, मेरी आंखों के सामने मेरे पापा चले गए, मेरी मम्मी, मैं और मम्मी, और कोई नहीं है। बड़ी बहन की शादी हो गई, कोई भाई भी नहीं है। प्लीज मैम, मेरे पापा ही थे सब कुछ मेरे पापा थे। कुछ भी नहीं रहा मेरा मैम, कुछ भी नहीं रहा। प्लीज मुझे इंसाफ दिलवा दो बस, प्लीज। मुझे उसकी मौत चाहिए, वरना मेरे पापा को शांति नहीं मिलेगी ना, मुझे कभी शांति। मैं मर जाऊंगी, अगर वो जिंदा रहा तो मैं मर जाऊंगी। और उनकी लड़ाई भी तो आप ही के लिए थी, आपके सम्मान के लिए थे। 2018 का ये मामला था जिसमें सेक्सुअल असॉल्ट, यौन उत्पीड़न का केस उस पर था, और वो लगातार आप लोगों पर दबाव बना रहा था ये शख्स कि केस वापस लो। आता था गाड़ी से गांव में और हमारे खेतों पे गाड़ी खड़ी करता था और ऐसे ही दिखाता था, जैसे डराता धमकाता था, बट उसने कोई फायरिंग वायरिंग कुछ नहीं करता था ना कुछ भी। आज उसने कल उसने किया है जो भी किया है, उसने पूरी प्लानिंग के साथ मारा है मेरे पापा को, पूरी साजिश के साथ मारा है मेरे पापा को। उसने पूरी प्लानिंग की है तब से लेके अब तक, तब मेरे पापा को उसने मारा है। न्याय की इस लड़ाई में हम सब आपके साथ शामिल हैं। रोना ऐसे व्यक्ति को नहीं पड़ना चाहिए जिसने अपने साथ हुए गलत पर पैर खड़े होकर, अपने आप को खड़े होकर केस किया। रोना ऐसे व्यक्ति को चाहिए जो अपराधी है। पूरा देश आपको सुन रहा है, जो आप बोलेंगी वो हर किसी के कान तक पहुंचे, इस देश की सियासतदानों के, सूबे की सरकार, देश की सरकार के कानों तक। प्लीज योगी जी, मोदी जी, प्लीज, मैं किसान बाप की बेटी हूँ, मेरा ज्यादा कुछ नहीं है, प्लीज मुझे बस इतना न्याय दिलवा दो, उसको मौत के घाट उतार दो, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए प्लीज। जैसे उसने मेरे पापा को तड़पा के मारा, मुझे वैसे ही वो चाहिए, तड़पा हुआ मुझे वैसे ही चाहिए प्लीज, मुझे कुछ और नहीं चाहिए प्लीज, बस मेरे उसे मौत चाहिए बस उसकी, और कुछ भी नहीं चाहिए। बहुत कुछ भी नहीं रहा हमारे पास, सब कुछ खत्म हो गया, सब मेरे पापा ही थे सब कुछ, बस अब कुछ भी नहीं है। मुझे उसकी मौत चाहिए, बस मुझे उसकी मौत चाहिए प्लीज
प्लीज इंसाफ करो मेरे लिए, मेरे पापा के लिए प्लीज। इंसाफ की आपकी आवाज में हमारी आवाज भी शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस मुश्किल घड़ी में हम सब आपके साथ हैं। हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए हम आइए आपको हाथरस की इस घटना की पूरी कहानी, इनसाइड स्टोरी बताते हैं, एक एक तथ्य समझाते हैं जिसके जरिए आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे ये अपराधी घाक लगाए बैठे थे फिर हमला किया। मेरे पापा को गोली मारी। सूबा उत्तर प्रदेश, जिला हाथरस, थाना सासनी, गांव नौरजपुर। हाथरस के नौरजपुर के इस परिवार पर जैसे दुखों का पहाड़ गिर पड़ा है। इस घर के मुखिया की हत्या हुई है। बेटी इंसाफ की गुहार लगा रही है। क्योंकि मेरे पापा को इंसाफ मिले, बस जैसे उन्होंने मेरे पापा को मारा है उन लोगों को भी वैसे ही सजा मिले। उन लोगों को यहाँ गोली पड़े सीधे यहाँ पे। बेटी की इन चीखों के पीछे ये दर्द भी है कि जिस पिता के दम पर वो पिछले 2.5 साल से अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी जंग लड़ रही थी, अब तो वो उस जंग में बिल्कुल अकेली रह गई। इस हत्याकांड के बारे में हम आपको तफसील से बताएंगे, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि आखिर 2.5 साल पहले हुआ क्या था। वो तारीख थी 16 जुलाई 2018। उस रोज गौरव शर्मा नाम के गुंडे ने इस लड़की के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसके बाद लड़की ने उसके खिलाफ केस दर्ज करा दिया था। गौरव शर्मा सलाखों के पीछे भी गया, लेकिन 1 महीने के बाद ही उसे जमानत मिल गई थी। इसके बाद से ही दोनों पक्षों में मनमुटाव चल रहा था। 2018 में एक छेड़खानी का मुकदमा पंजीकृत कराया गया था, जिस मुकदमे में जुलाई 2018 में आरोपी गौरव शर्मा जेल भी गया था और करीब 1 माह बाद वो जमानत पर बाहर आ गया था। इसके बाद से ही इन दोनों परिवार में लगातार मनमुटाव चल रहा था। लड़की पर मुकदमा वापस लेने का दबाव भी पड़ा, लेकिन उसने ठान लिया था कि इंसाफ मिलने तक जंग जारी रहेगी। लड़की की माने तो सोमवार को गौरव ने दोपहर 12 बजे लड़की को फोन किया और बताया कि वो उसके घर आ रहा है। लड़की ने पुलिस को स्थानीय चौकी में फोन करके इस बात की जानकारी दी। पुलिस की तरफ से कहा गया कि वो 112 नंबर पर फोन कर लें। पापा ने किया है कि नहीं पुलिस को फोन, फिर हमने अपने फोन से फोन किया है पुलिस अंकल जी को, धर्मेंद्र दीवान जी जो हमारे घर भी आते रहते हैं, उनका नंबर हमारे फोन में सेव था। तो उनके पास हमने फ़ोन किया, उनसे बोला अंकल जी, मैंने कहा पहले मम्मी ने बात की थी, तो फिर मैंने बोला मैं अंकल जी धमकी दे रहा है ऐसे ऐसे, आप आ जाओ, या तो कि बेटा मैं नहीं आ पाऊँगा तो आप 112 नंबर को कॉल कर देना, मेरी गाड़ी लेट हो जाएगी थोड़ा, वो तुरंत पहुँच जाएगी, 5-7 मिनट में ही पहुँच जाएगी। मैं कहा अच्छा ठीक है। काश पुलिस ने इस बेटी की पुकार को गंभीरता से लिया होता तो शायद इसके सिर से पिता का साया न उठता। पुलिस तो आई नहीं, गौरव शर्मा वहां अपने 4 साथियों के साथ जरूर आ गया। उसने इस लड़की के पिता को गोलियों से भून डाला। सुनिए इस बेटी की जुबानी उसके पिता की हत्या की कहानी। 3:30 बजे ये आया, मैं और मम्मी खाना देने गए थे पापा को, तब वहाँ हम लोग जैसे बैठे ही हैं तो पापा ने कहा खाना अंदर रख दो अभी, और इसने गाड़ी बहुत दूर खड़ी की थी। फिर ये वहाँ से लोगों के साथ में अपने आया है और फिर उसके बाद इसने पापा से गाली गलौज की है शुरू। पापा हमारी वजह से होपलेस से हो गए थे हमें बचाने के चक्कर में, तो पापा के पैर गोली मारी है इसने, मम्मी के मारने की कोशिश की है, मम्मी के निकल गई साइड में होके, फिर ये पापा से चिपक गया, पापा के यहाँ मारी है इसने, यहाँ मारी है और यहाँ भी गोली मारी है इसने। गौरव शर्मा और उसके साथी लड़की के पिता की हत्या के इरादे से ही वहां आए थे। मौके पर मिले कारतूसों के खोखे अपराधियों के मंसूबे को बयान कर रहे हैं। चारों आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी, यहाँ तक कि यहाँ खेत से जाते वक्त भी उन्होंने इलाके में दहशत फैलाने के लिए ताबड़तोड़ फायरिंग की। जो बेटी है अमरीश शर्मा की, उनका रोते बिलखते का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि दिल्ली तक में जो एक तरीके से कहें सियासत वो गर्मा गई है। पुलिस फिलहाल पूरे मामले की छानबीन कर रही है। एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन अब भी 3 आरोपी फरार चल रहे हैं। अपने पिता की हत्या के बाद बिलख बिलख कर रो रही इस बेटी की गुहार का वीडियो वायरल हुआ तो हड़कंप मच गया। प्रशासनिक अमला हाथरस में बेटी के गांव पहुंचने लगा।
डीएम रमेश रंजन, एसपी विनीत जायसवाल, एडीएस जेपी सिंह भी पहुंचे। 5 अभियुक्तों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हुई। एक्शन शुरू हुआ। ललित शर्मा नाम के एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि गौरव शर्मा अभी भी फरार है। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। शेष अभियुक्तों को भी शीघ्र ही गिरफ्तार किया जाएगा। हाथरस में इस शख्स की हत्या आखिर क्यों हुई? क्या कसूर था उस पिता का? वो तो बस अपनी बेटी के इंसाफ की लड़ाई में उसका साथ दे रहा था। तो क्या बेटी को इंसाफ दिलाना यूपी में अपराध हो गया? तो क्या बेटी के इंसाफ के लिए आवाज उठाने वाले पिताओं के जीने का हक छीन लेंगे अपराधी? राजेश सिंघल के साथ अरविंद ओझा, हाथरस आज तक।